बासिल एपिसोड 15। गोद में धरे अपने हाथों पर निगाहें जमाए झिझकती सी आवाज में सरवीना ने बात शुरू की। जब दुरान के सपाट लहजे पर चौंकी। दुरान भाई! इंतहा का सख्त लहजा था। वो जबड़े व्यंजे स्ट्रेंग पर गिरफ्त को बढ़ाते हुए बोला था। सरबीना के बदलते तेवर इससे मख्फी नहीं थे। बर्दाश्त तो बचपन से ही करना सीख चुका था और अब सरबीना को भी 3 साल से बर्दाश्त ही कर रहा था। दुरान भाई बोलती थी तुम मुझे। ये दुरान में कब से हो गया? पेशानी की तेवरी और चेहरे की सख्ती सरबीना का दिल बैठ गया। चेहरे पर एकदम से साया लहरा गया। निगाहें अब इसके बाजू पर मौजूद बालों पर लगाए। जब से दादी ने रिश्ता तय किया हमारा, घुटी सी आवाज में जवाब दिया। दुरान ने गुस्से से लाल होता चेहरा इसकी तरफ मोड़ा। रिश्ता हमारा वही है जो हम दोनों ने बनाया था। मैं तुम्हें आज भी अपनी छोटी बहनों की तरह समझता हूँ। समझते हो? मुंह तो नहीं, बर्खास्ता जवाब था। वो आज दुरान से दो टोक बात करने के बाद इसके दिल का हाल जान लेना चाहती थी। इतने सालों से वो इनको देखकर दिल बहलाने वाला खेल अकेले ही खेल रही थी। आज इसके ख्यालात भी तो पता चलें। प्लीज तुम एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा मत करना। दुरान ने नागवारी से एक हाथ खड़ा किया हुए कहा। स्ट्रिंग अब एक हाथ के काबू में था। लहजा बला की बजीरियत और दृष्टि का खुमाजी था। दुरान, मैं कल भी तुमसे मोहब्बत करती थी और आज भी करती हूँ और करती रहूंगी। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी कल की मोहब्बत और आज की मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क है। वो मोहब्बत बहुत एहतराम और सच्चाई रखती थी। अब तुम्हारे जहन में ये मोहब्बत जबरदस्ती की डाली गई है। वो गुस्से से दहाड़ता हुआ अब स्ट्रिंग को मोड़ रहा था। गाड़ी के टायर मोड़ काटने पर बुरी तरह चिड़चिड़ा उठे। सरबीना को इस इतने गुस्से में आ जाने की तवक्को हरगिज नहीं थी। चाहे जैसे भी डाली गई हो, मगर अब हो गई है। बोलो मैं क्या करूं? तुम्हें क्या मैं अच्छी नहीं लगती? गर्दन को गद्दी से थोड़ा पीछे किए सवाल पर सवाल किया। बला का एतमाद था इसको अपनी खूबसूरती पर। दिल की धड़कन दुरान का जवाब सुनने को थम गई थी। नहीं, कठोरपन की इंतहा को छूता लहजा था। एक सेकंड की तौक़ुफ़ भी नहीं थी इसके जवाब में कि वो ये सोचती इसने कुछ सोच कर जवाब दिया है। मुझे वो सरबीना अच्छी लगती थी जो मुझे भाई कहती थी, ना कि ये सरबीना जो मेरे लिए और ही ख्यालात बुनने लगी है। दुरान इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किए हुए था। जबड़ी इतनी सख्ती से प्रपोज थे कि इसकी कनपट्टी की उभरती रगे सरबीना की निगाहों से ओझल नहीं थी। कल अगर हमारी शादी हो जाती तो? हमारी शादी नहीं होगी, न कल न परसों, कभी भी नहीं। गाड़ी एक झटके से अस्पताल की पार्किंग में रुकी। सरबीना जो सीट पर थोड़ा सा आगे खिसक कर बैठी थी, झटका खाकर सीट की पुश से टकराई। वो अब गाड़ी की चाबी निकाल रहा था। वो बात अपनी तरफ से खत्म कर चुका था। अपनी तरफ के दरवाजे के हत्थे पर हाथ रखे एक सेकंड का रुका। उतरो, और आज के बाद इस टॉपिक पर हमारी कोई बात नहीं होगी। वो बाहर निकल चुका था। सरबीना ने उतरे चारों ओर बैठे दिल से एक निगाह इस पर डाली, फिर नजरें झुकाकर दरवाजे के हत्थे पर हाथ रख दिया। टिफिन को पिछले नशिस्त से निकालकर वो कदम आगे बढ़ा चुका था। एक और रिश्ता इससे छीन लिया गया था। वो अच्छे से जानता था सरबीना के जहन में इससे मोहब्बत और शादी का सारा खुन्नास भरने वाले कोई और नहीं, सोनिया और रूबी थी। इसके चुप रहने को सब लोग इसकी हाँ क्यों समझने लगे थे। टिफिन के हैंडल पर हाथ की लगे उभरने लगी। वो अब सरबीना के साथ लिफ्ट में खड़ा था। जानता था वो आंसू पी रही है, लेकिन पहली दफा वो इसके आंसू साफ करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। आंखों पर नरम बालों वाला सुनहरी ब्रश बड़ी महारत से हल्के हल्के स्ट्रोक लगा रहा था। जो ही आंखें मूंदे चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठाए हुए थी और इस पर झुकी लड़की बड़ी महारत से इसके श्रृंगार में मसरूफ थी। हल्के नारंगी और पीच रंग के इम्तियाज की मैक्सी का गला और बाजू नेट के थे, जिन पर अनगिनत चमकते हल्के शराबती रंग के नगीने जड़े थे, जो अपनी चमक से आंखों को जखीरा कर देने की हद तक दिलकश लग रहे थे। कंधों तक आते घुंघराले बाल सीधे होने पर कमर को छूने लगे थे। बालों के सीधा होने पर इनकी चमक में भी इजाफा हो गया था। लंबी घनी पलकों को मस्कारा ने और ठान दे दी थी। गंदमी रंगन पीच और नारंगी रंग के मिलाप वाले इस मैक्सिस में खिल रहे थे और मैक्सिस की रंगत ही गालों पर झलक रही थी। होटल के इस दीदा जेब कमरे में वो सिंगर मेज के सामने इस खोई हुई शहजादी की तरह बराजमान थी, जिसे जंगलों से तलाश करने के बाद अब लाकर इसका हार श्रृंगार किया जा रहा हो। भारी खमजदा पलके उठाए इसने आईने में अपने अक्स को देखा। किसी ने सच कहा था, कोई बदसूरत और कम शक्ल नहीं होता, बस गरीब होता है। चीनी लड़की इस पर झुकी मुख्तलिफ श्रृंगार ब्रश को खप से इसके चेहरे के मुख्तलिफ खदोखाल पर धीरे धीरे चला रही थी। वो मुड़ी और फिर पलट कर अपने बैग से कुछ निकालने के बाद अब इसके होंठों पर बारीक ब्रश से हल्के पीच और नारंगी रंग के मिलाप के लिपस्टिक के स्ट्रोक लगा रही थी। चेहरे पर मैक्सी के गले पर लगे नगीनों का अक्स और लबों पर लगी चमकती मुलायम लिपस्टिक इसके श्रृंगार को दुभाला कर रही थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज पर जूही के साथ इस लड़की की निगाह भी कमरे के दरवाजे की तरफ उठी। आ सकते हैं, लड़की ने ऊंची आवाज में बाहर मौजूद नफ्स को अंदर आने की इजाजत दी। दरवाजा खुला और अटल दरवाजे के हत्थे पर हाथ रखे आधा अंदर दाखिल हुआ।
गहरे ग्रे रंग के कोट पैंट में वो मामूल के मुताबिक चाको चौबंद था। मैम रेडी नहीं हुई क्या? मीडिया वाले वेट कर रहे हैं। सवाल करते हुए अटल ने सरसरी निगाह जूही पे डाली और दरवाजे के हत्थे पर हाथ की गिरफ्त भी सख्ता ढीली पड़ गई। चंद मिनट और दरकार है सर, ज्वेलरी पहनानी है मैम को। लड़की ने शायद किसी सिंगर मेज पर पड़ रहे नफीस से नेकलेस की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। अटल इसकी तरफ मतवज्जा कहाँ था, वो तो शशतर सामने बैठे जूही को देख रहा था। सर बस चंद मिनट, मुझे फाइनल टच देना है मैम को। लड़की ने अटल के खड़े रहने पर थोड़ा सा आगे बढ़कर फिर से गुजारिश की। वो सिपका कर निगाहों का जाविया बदले अब लड़की की तरफ मतवज्जा हुआ। सर बस चंद मिनट, ठीक है कोई मसला नहीं। अटल ने जबरदस्ती मुस्कुराकर टाई की नाट को बिला वजह दुरुस्त किया और एहतियात से कमरे का दरवाजा बंद करता उल्टे कदमों पीछे हुआ। वापस मुड़ा और बिल्कुल सामने वाले दरवाजे को खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। निगाहें सामने दुरान पर पड़ी। सियाह शर्ट और स्याह ही पैंट कोट में मलबूस, कोट का सामने का एक बटन लगाए वो सर झुकाए अब कल फ्लिंक लगा रहा था। बालों को अपनी तरफ से तो बड़ी सलीके से एक तरफ कंघी किए थे, लेकिन वो फिर भी हल्के से बिखर कर पेशानी पर आने की गुस्ताखी किए हुए थे। हाँ बोलो जूही रेडी है? कफलिंक लगाते हुए सर झुकाए मगन से अंदाज में अटल से पूछा। तुमसे पूछ रहा हूँ, रेडी है क्या वो? अटल के जवाब न देने पर दुरान ने ना सिर्फ फिर से सवाल किया बल्कि चेहरा उठाए इसकी तरफ सवालिया देखा। शी इज यूनिक ब्यूटी, हैरत ज़दा लहजा था। दुरान बेसाख्ता पूरा मुंह खोल के हंस दिया। अच्छा तो फिर तो असल वाला प्रपोजल कर देना इसको, मैंने तो फेक प्रपोज किया था। हंसी को मुस्कुराहट में बदलते हुए शरारत से कहा। शट अप यार, मैं इस बात पर नहीं कह रहा। वो 3 दिन से ऐसे सादा सी हुलिये में थी, आज बहुत अच्छी लग रही है। मेरा मतलब है बहुत डिफरेंट। अटल ने खुजाले से सर हवा में मारते हुए अपनी बेसाख्ता कर देने वाली तारीफ की वजाहत दी। पर मैं संजीदा हूँ, वो वाकई अच्छी लड़की है, नो डाउट खूबसूरत है, तुम्हें सोचना चाहिए। दुरान ने सोफे पर बैठते हुए जूते अपने करीब किए। लहजा वाकई हद दर्जा संजीदा था और कुछ देर पहले वाली शरीर मुस्कुराहट अब गायब थी। ऐसी नजर से अच्छे लगने की बात नहीं की मैंने, और जिस दिन तुम सोचने लगोगे अपनी शादी के बारे में मैं भी सोच लूंगा। दुरान ने हंसते हुए निगाह ऊपर उठाई। स्याह बंद जूते अब पाँव में थे। मेरे पीछे अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मुझे अभी बहुत से सवालों के जवाब तलाश करने हैं। शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मतवाजन लहजे में जवाब दिया। मध्यम से मुस्कुराहट से जाए खड़ा हुआ। कोट के शिकन दुरुस्त करते हुए चंद कदम आगे बढ़ा। झुकने से बाल मजीद बिखर गए थे। जिस दिन तू शादी करेगा उससे अगले दिन मैं भी ऐलान कर दूंगा, अटल ने वसूख से अपना इरादा बताया। दुरान का हफीफ कहका भीड़ से बुलंद हुआ। वो अब कलाई पर घड़ी बांध रहा था। एक वही तो था जिसकी बातों पर वो हंसने पर मजबूर हो जाता था। तो मैं तो करने जा रहा हूँ ना। हंसी दबाते एक शरीर निगाह अटल पर डाली। ये फेक शादी है, जिस दिन असल वाली करोगे मैं भी कर लूंगा, अटल ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। मतलब तू नहीं सुधरेगा, मेरे सर पर ऐसे ही मुसल्लत रहेगा। पैंट की दोनों अतराफ की जेबों में हाथ डाले कहा। अटल ने लब भेजे और सर इस तनाव में हिला दिया और दुरान के बढ़ते कदमों के साथ दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। अटल के दरवाजा खोलते ही वो जो मुंह से आगे बढ़ रहा था ठटक कर रुका। वो सामने खड़ी थी, किसी बुत तराश का हुसैन शहरकार बनी, मुजस्सम हुसैन पैकर या फिर दिलकशी का मुनफरद सा समा भी कह सकते हैं। अटल की बात जहन में गूंजी और तस्दीक की मोहर फौरन लगाई। वाकई वो बहुत मुनफरिद और दिलकश लग रही थी। अटल ने शरारत से मुस्कुराहट दबाकर दुरान की तरफ देखा। दुरान ने 1 सेकंड के 12वें हिस्से में अपनी इस खालिस मर्दाना कैफियत से खलासी पाते हुए जूही की तरफ उठती निगाहों को मतवाजन किया। मिस जूही, इस होंग बने चेहरे के साथ काम नहीं चलेगा, मुस्कुराएं प्लीज। दुरान का सपाट लहजा कुछ देर पहले इसके श्रृंगार पर उमड़ आने वाली हैरत से बिल्कुल बरक्स था। जूही ने गड़बड़ाकर पलकें झपकाई, चेहरा ऊपर उठाया। सामने खड़े शख्स के सामने आते ही इसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे देती थी। वो ऐसी तो ना थी जैसे इसके सामने बन जाती थी। दिन रात मेहनत करके पूरे घर की जिम्मेदारी उठाने वाली मजबूत एसाब की लड़की इस चट्टान जैसे शख्स के सामने छोटी मोटी हो जाती थी। लबों के करीब चेहरे के पट्टे जबरदस्ती खींचकर वो इसके हुक्म पर आहिस्ते से मुस्कुराई। हल्के पींच रंग से मुजय्यन होंठ मुस्कुराए तो वो जो तेवरी चढ़ाए बड़े रौब से इसके हुक्म सादर किए खड़े था, एकदम से माथे के शंखन ढीले पड़ गए। आंखों की चमक से मेल खाते कितनी मुलायम और मीठी मुस्कान थी जिसने इसके चेहरे के नक्श नक्श को उभार दिया। कुछ लोगों की मुस्कुराहट कितनी दिलकश होती है कि इनकी मुस्कुराहट इसकी तरफ लबों का घेराव नहीं करती बल्कि चेहरे के हर खदोखाल से झलकती है। वो जब मुस्कुराता तो सिर्फ लब मुस्कुराते थे, आंखें इनका साथ कभी नहीं देती थी। लेकिन सामने खड़ी लड़की की मुस्कुराहट कितनी जानदार थी। वो मुस्कुराती तो यूं लगा इसकी आंखें भी मुस्कुरा उठी, इसके वजूद का पूर मुस्कुरा उठा। अब ठीक है, वो आहिस्ते से कहते हुए तस्दीक चाह रही थी। दुरान ने नजर होकर निगाहों का जाविया बदला। बेरुखी से हनकार भरी फिर तेजी से अटल की तरफ पलटा।
चलो फिर तुम आगे। सर को हल्का सा खम दिया। अटल तेजी से सर हिलाता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ा। इन लोगों को नीचे जाना था, जहाँ होटल के हॉल में अनगिनत सहाफी इनका इंतजार कर रहे थे। लिफ्ट से उतरकर हॉल के बड़े से स्याह रंग दरवाजे के सामने वो चंद मिनट के लिए खड़े हुए थे। दौरान अटल को कुछ हदायत देकर पलटा और एकदम से जुई और अपने बीच का फासला कम करते हुए पास आकर इसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हैल कर दिया। वो जो यूं सबके सामने जाने पर इत्तेमाद खो रही थी, दौरान की इस जसारत पर सब भूल कर सिमट गई। कमर इसके मजबूत बाजू के हसार में थी। इसके वजूद से उठती मसूर की खुशियां रीढ़ की हड्डी में मीठी सी सनसनाहट का बायस बन रही थी। बेख्तियार दौरान की कुर्बत से भारी होती निगाहें इसके चेहरे की तरफ उठाई। वो स्याह सूट में मलबूस, दिलकश नकूश और गहरी डूब जाने वाली आंखों वाला इसको पागल किए खुद बेनियाजी से सामने देख रहा था। अटल ने हाथ बढ़ाकर हॉल का दरवाजा खोला। हॉल का दरवाजा खुलते ही वो सीधे सुर्ख कलीन वाले स्टेज पर थे। ये एक ऑडिटोरियम जैसा हॉल था, जहाँ स्टेज के सामने लगे नशिस्तों पर अनगिनत सहाफी बैठे थे, जो अब हड़बड़ाकर नशिस्तों से उठकर अपने कैमरे ऑन कर रहे थे और माइक संभाल रहे थे। दौरान यूं ही मतवाजन कदम उठाता इसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल किए स्टेज पर आगे बढ़ रहा था। आधे घंटे पहले इसने यूं मीडिया बयान का कहा था, फिर भी अनगिनत सहाफी इकट्ठे हो गए थे। ये कॉन्फ्रेंस इसने मुकम्मल सिक्योरिटी के अंदर मुनक्कद करवाई थी। चपाक चपाक की आवाजों से कैमरे की फ्लश लाइटें इनके हर जनश को कैद कर रही थीं। आहिस्ता आहिस्ता दौरान के हम कदम रेशमी लचकदार पांव तक आते गाउन नमा फ्राक को संभालती वो इसके हमरा स्टेज पर लगी नशिस्तों के करीब आ गई थी। मुबारकबाद की आवाजें बेहंगम सा शोर, जो इस शताई निगाहों से सामने देख रही थी। वो क्या था, इसे कल रात पता चला था जब दौरान ने इसे सब समझाया था। वो ये सब किस लिए कर रहा है। वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि हॉलीवुड जैसी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का मायानाज सुपरस्टार था। दौरान अब हाथ के इशारे से जुई को स्टेज पर लगी नशिस्त पर बैठने के लिए कह रहा था। खुद वो बराबर में लगी नशिस्त पर बैठ चुका था। तीसरी नशिस्त पर दौरान के साथ अटल बैठ गया था। नशिस्तों के सामने लगे मेज पर अनगिनत माइल लगे थे। वो अब कितने ही कैमरों की जद में थे। जुई मध्यम सी मुस्कुराहट को दौरान की तकीद पर बमुश्किल चेहरे पर बरकरार रखे हुए थी, जबकि दिल होले होले लरज रहा था। दौरान अब सामने मौजूद सहाफियों में से किसी एक को सवाल करने का इशारा कर रहा था। वो सब अपने अपने सवाल किए हाथ उठाए हुए थे। दौरान सर, ये तो बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया आपने, मतलब अचानक से मद्दाहों को हैरान कर दिया। फैन हैरत ज़दा हैं। इन सब को लेकर आप क्या कहेंगे इस बारे में? सहाफी बत्तीसी निकाले अंग्रेजी जुबान में सवाल कर रहा था। दौरान ने संजीदगी से भुएं उठाई, हाथ उठाए, आहिस्ते से पेशानी सहलाई। ये बॉम्ब ब्लास्ट मैं यूं पब्लिकली बिल्कुल नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं अपनी जाती जिंदगी को इस चाको चौबंद से अलग रखने का कायल हूँ। लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि मुझे जुई को यूं प्रपोज करना पड़ा और वीडियो पब्लिक करनी पड़ी। ठहरे से लहजे में चेहरे पर बला की संजीदगी सजाई जवाब दिया। फिर अगले सहाफी की तरफ इशारा किया। सहाफी ने फौरन हाथ नीचे किया और पुरजोश अंदाज में माइक में बोला, सर, मद्दा और पूरी इंडस्ट्री ये जानने के लिए बेचैन है कि जुई मैम से आप कब, कहाँ और कैसे मिले थे। प्यार कब हुआ आपको? आपने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि 7 साल पहले, क्या वो सच है? दौरान, जो इसके बोलने पर धीरे धीरे सर हिला रहा था, सवाल खत्म होने पर 1 सेकंड का तौकफ लिया। जैसे कि मैं पहले सवाल के जवाब में कह चुका हूँ, मैं अपनी जाती मामला को इन सब से अलग रखने का कायल हूँ। तो जुई से मैं कब, कहाँ और कैसे मिला था, ये सब मेरी जाती जिंदगी के बहुत कीमती लम्हात हैं, जिनको मैं किसी से बांटना नहीं चाहता। हुनूज, रोब और संजीदगी से दो टोक जवाब दिया। वो तेवरी चढ़ाए कोट के बटन को खोला, टांग पर टांग चढ़ाई और अगले सहाफी की तरफ इशारा किया। दुरान सर, जुई पाकिस्तानी है तो यहाँ कैसे मिले आपको? ये अचानक मुलाकात थी या फिर आपने मिलकर किया सब? बिल्कुल अचानक थी। दरअसल जुई यहाँ अपनी शादी के बाद आई थी, लेकिन किस्मत हमें मिलाना चाहती थी। इनके अपने शोहर से ना बनने पर डाइवोर्स हो चुकी थी और अब पाकिस्तान वापसी थी। बस अचानक मैं मिला और फिर रोक लिया। भरपूर एतमाद से वो झूठी कहानी सुना रहा था। मुस्कुराकर जुई की तरफ देखा, जो इस्तनाम में सर हिलाकर शर्मा गई। वो हैरान थी। सहाफी तकरीबन इस तरह के सवाल कर रहे थे जिनकी लिस्ट वो कल रात इसे दे रहा था। सर, आपने कुछ देर पहले कहा कि जुई मैम को पब्लिकली प्रपोज करना आपकी मजबूरी बन गया था। क्या हम जान सकते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी थी? दौरान, जो लबों पर 3 उंगलियां धरकर आंखें चुंदी किए बैठा था, आज की से उंगलियां लबों पर से उठाई। मैंने 7 साल बाद इसके यूं अचानक मिलने पर यह रियलाइज किया कि अब चुप रहकर इसे नहीं खोना है। वो अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार कर चुकी थी और मेरे पास इसे प्रपोज करने का इससे अच्छा मौका नहीं था। लेकिन मैं इसे यूं प्रपोज नहीं करता अगर मेरे चंद शरारती कोलीग इसकी और मेरी वीडियो खुफिया बनाकर लीक ना करते। इस वीडियो को देखकर मैंने सोचा कि अब लोगों के सामने सच्चाई रख देनी चाहिए कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। दुरान ने मुस्कुराकर कहा और साथ बैठी जुई के हाथ को पकड़ते हुए इसकी और अपनी उंगलियों को आपस में फंसाया और अब जुई की आंखों में देखकर बोल रहा था,
दुरान अगर किसी लड़की को गले लगा रहा है तो सिर्फ इससे जिसे वो अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाने जा रहा है। कमाल की अदाकारी थी। लम्हे भर को तो जुई का दिल धड़कना भूल गया। वो मोहब्बत से इसकी आंखों में ना सिर्फ झांक रहा था बल्कि इसके हाथ पर भी गिरफ्त को मजबूत कर रहा था। तो शादी कब कर रहे हैं सर? दुरान ने गहरी सांस ली, लब भींचे, चेहरे दूसरी तरफ मोड़ा। बहुत जल्द, बड़े वसूख से जवाब दिया। कुछ था जो दुरान के हाथ से होता हुआ इसके दिल में सरायत कर रहा था। सर, मेरा सवाल मैम से है। जोई मैम, आपको इतने सालों के बाद यूं दुरांग सर का मिल जाना कैसा लगा? कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ? सहाफी के सवाल पर वो हल्का सा लर्जी, मगर दुरान के हाथ पर बढ़ते दबाव ने इत्तेमाद दिया। गले से नीचे सीने में जैसे एक फांस सी अटकी। फिर वो मुस्कुराई और आहिस्ते से लब खोले। बेयकीनी, मैं अभी तक इस कैफियत में हूँ। बेयकीनी है कि हम इतने सालों बाद यूं मिले। सुरीली सी आवाज ने जैसे जलतरंग बजाए थे। दुरान ने हाथ को दबाकर एहसास दिलाया कि ठीक बोल गई हो। जोई मैम, आपके साबका शोहर। सहाफी ने हाथ खड़े किए, सवाल की शुरुआत की। प्लीज नो मोर पर्सनल क्वेश्चंस। दुरान के सपाट लहजे ने इनकी बात काट दी। टांग से टांग उतारी और सामने मेज पर रखे माइक में से एक माइक को उतारकर हाथ में लिया। मुझे चाइना हुकाम से अपनी और जुई के लिए सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि इसका साबका शोहर खुफिया तौर पर हमें मुसलसल थ्रेट कर रहा है। दुरान ने बड़ी संजीदगी से पेशानी पर बल डाले अगली कहानी कड़ी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ चाइना में रखने का असल मकसद भी यही था। जो इससे हर तरह का ताल्लुक खत्म कर चुकी है, और ऐसा जो मुझसे मिलने से कबल कर चुकी थी, लेकिन फिर भी इसका शोहर इससे धमका रहा है। मेरी अपील है कि हमें चाइना में मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाए और बाहिफाजत अमेरिका पहुंचाया जाए। दुरान ने अपनी बात मुकम्मल की और माइक को मेज पर रखे अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सहाफी एक साथ बोल उठे थे। दुरान ने हाथ हवा में उठाया। नो मोर क्वेश्चन प्लीज। जुई का हाथ थाम कर इस नशिश से उठाया और सहाफी को बोलता हुआ छोड़कर स्टेज के दरवाजे से होता हुआ हाल से बाहर निकल गया। बाहर निकलते इसने जुई के हाथ को ऐसे छोड़ा जैसे वो फिल्म के सीन को फिल्माने के बाद अदाकारा को छोड़ता है। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले अटल से अगले लाहिल अमल के बारे में संजीदगी से गुफ्तगू कर रहा था, जबकि जुई यूं ही दम सादे से देख रही थी। वो सिर्फ अदाकारी कर रहा है जुई, खुद को संभाल। वो कहाँ है और तू कहाँ है? दिल बैठ रहा था। जुई ने गहरी सांस ली। अटल ने अभी से चलने का इशारा किया, जो कि वो मोहतरम होकर कुछ देर पहले इसकी आंखों में आंखें गाड़े हुए थे, और वो बेनियाजी से सिगरेट की कश लगा रहा था। जुई ने अटल के पीछे कदम बढ़ा दिए, जो लिफ्ट की तरफ जा रहा था। इन्हें इसी वक्त होटल को छोड़ना था, जिसकी मुकम्मल तैयारी वो पहले ही कर चुके थे। बस जुई को लिबास तब्दील करना था। तेज बारिश और बादलों की गरज चमक के साथ कराची पल भर में जल थल हो गया था। मगरिब के बाद के फैलते अंधेरे में रिश्का सुसरवी से मेन सड़क से होता हुआ तंग गलियों में जा रहा था। रिश्के की हेडलाइट से सामने सड़क पर खड़े पानी पर रोशनी पड़ रही थी। रिश्के की दोनों तरफ की बंद खिड़कियों के बावजूद तेज बारिश के थपेड़े दोनों अतराफ से रिश्के में बारिश दाखिल होने का मौजब बन रहे थे। जो इस सिमट कर रिश्के की सीट के दरमियान में बैठी थी, जो अपनी आखिरी ट्यूशन पढ़ाने के बाद घर वापस आ रही थी। रिश्का हमेशा की तरह इनकी तंग गली के सामने आकर रुका था। यहाँ से इसे पैदल अपने घर तक जाना था। घर के दरवाजे पे पहुंचते पहुंचते वो मुकम्मल भीग चुकी थी। बार बार चेहरे पर से पानी साफ करती, बमुश्किल सामने के मंजर को देख रही थी। तंग सी गली मुकम्मल तौर पर पानी से भरी थी। बमुश्किल वो घर के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा बचाने को हाथ उठाया। बिजली चमकी तो रोशनी खुले दरवाजे से सहन तक को रोशन कर गई। दिल अजीब तर्ज में धड़का। भला सहन का दरवाजा क्यों खुला है आज? तेज से कदमों से घर के अंदर दाखिल हुई। गुप अंधेरे में डूबा घर और टूटी फूटी ईंटों वाले फर्श के सहन से आगे मौजूद कमरे में जलती मोमबत्ती की मिलजुल की रोशनी जाहिर हुई। जैसे जैसे सहन से आगे बने छोटे से बरामदे तक पहुंची, कमरे से उभरती रोने की आवाजों ने रोंगटे खड़े कर दिए। ओ खुदाया रहम! ना जाने क्यों जहन में पहला ख्याल जान का आया था। ख्याल आते ही वो तकरीबन भागती हुई कमरे की तरफ बढ़ी। जान की तबीयत कुछ दिन से बहुत ज्यादा नासाज रहने लगी थी। कमरे में दाखिल होते ही जैसे दिल दहल गया। सामने का मंजर था ही कुछ ऐसा। जान चारपाई पर बेहाल लेटा छत की तरफ साकर निगाह उठाए हुए था। मरियम कुर्सी पर निढाल बैठी आंसू बहा रही थी। सुनैना इसके कंधे के पास खड़ी इनसे कुछ कह रही थी। वो सबको नजरअंदाज करती बर्क रफ्तारी से जान की चारपाई तक पहुंची। ऐसा लग रहा था कि दिमाग में तूफान की झगड़ चल रहे हों। अब्बा! जैसे ही जान पर झुकी इसकी वजूद की जन्नत से जैसे जान में जान आए। वो ठीक थी, लेकिन अब फुर्ती से आंखों के पुतले छत पर जमाए हुए थे। हैरत से वो कमरे में मौजूद बाकी नफूस की तरफ पलटी। क्या हुआ? जुई ने ना समझी में बारी बारी सबके चेहरों पर निगाह दौड़ाते हुए सवाल किया। गालबन सवाल इस वक्त मौजूद तमाम नफूस सही था। अम्मा, क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं? चंद कदम आगे बढ़ाते हुए मरियम की तरफ तशवीश से देखते हुए इस्तफार किया। मरियम तो जैसे अपने हवासों में नहीं थी।
اس کی سسکیاں اور بین پورے کمرے میں گونج رہا تھا۔ سنینا کوئی بتائے گا مجھے، پاگل ہوں جو اکیلے اکیلے بندے سے پوچھے جا رہی ہوں؟ جنہیں جھنجھلا کر روتی سنینا کو اپنی طرف موڑا۔ اس کی آنکھیں اور پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ جویت کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، رندھایا لہجہ تھا۔ کیوں اور کیسے؟ سنینا کے جواب پر اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی۔ پیشانے پر تجسس کی جگہ اب پیشانے کی لکیریں تھی۔ چوری کی ہے دوستوں کے ساتھ مل کر۔ سنینا کی آواز بمشکل حد سے برآمد ہو رہی تھی۔ جوئی اپنی جگہ ساکن رہ گئی۔ خبر ہی ایسی تھی۔ اچھا تو یہ وجہ تھی۔ وہ آج کل رات گئے تک گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ وہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے میں اتنی مگن تھی کہ کبھی اس کی خبر گیری ہی نہیں لی۔ پتہ نہیں وہ کب سے بری صحبت کا شکار ہوا اور آج خاموشی کچھ لمحے یوں ہی نگل گئی۔ اماں پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتی ہوں۔ آمنہ کا خیال آتے ہی جیسے امید کی کرن نظر آئے۔ اس کا بھائی پولیس میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھا۔ کیا کرو گی؟ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جو تم کچھ کر سکو گی۔ وہ گھوم کر اب موبائل کے سگنل پورے کر رہی تھی جب سنینا کی عقب سے آتی آواز پر اس کے نمبر ملاتے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ کیا مطلب؟ وجود ایک دم گھوم گیا۔ پیشانے پر تیوری چڑھائے سوال کیا۔ سنینا نے لمحے بھر کو نگاہیں چرائی۔ دوستوں کے ساتھ مل کر جس گھر میں چوری کی ہے، ان کا بیٹا گولی لگنے سے مر گیا ہے۔ سنینا نے گھٹی سی آواز میں جیسا دھماکہ کیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل ایک لمحے کو کانپ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کانپتی آواز میں بے یقینی تھی اور خوف تھا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہوں، ایسا ہی ہے۔ سنینا کے جواب پر دل بیٹھ گیا۔ بیٹھے دل اور کانپتے ہاتھوں سے پھر بھی وہ آمنہ کا نمبر ملا چکی تھی۔ دیکھا یہ سب کیا سے کیا ہو گیا؟ ہاروی میں ہاتھ پکڑا ٹی وی ریموٹ پوری قوت سے دیوار میں مارا۔ پاس بیٹھے بروس نے ریموٹ کے دھماکے کے سنگ آنکھیں زور سے بند کی۔ ریموٹ دو ٹکڑے ہو کر زمین بوس تھا۔ ٹی وی سکرین پر بار بار دوران کی پریس کانفرنس کے کچھ مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ ٹی وی سکرین کے سامنے لگے صوفے پر ہاروی اور بروس حیرت کن بیٹھے تھے۔ ہاروی کے غصے نے بروس کے چہرے پر غفلت کے اثرات بڑھا دیے تھے۔ ایک جھٹکے سے اس نے سامنے پڑے گلاس کو اٹھایا اور گلاس میں موجود سے زہر کی طرف حلق میں انڈیلی۔ مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہوگا؟ ندامت بھرا لہجہ تھا۔ وہ لمبے جھے ہوئے تھا، نگاہیں سامنے ٹی وی سکرین پر جمی تھی۔ فلم کی شوٹنگ کے چین میں ہونے والے تمام مناظر تو مکمل ہو چکے تھے، لیکن اب باقی شوٹیں امریکہ میں تھی۔ لیکن مجھے پتا تھا یہ سب ہوگا۔ دوران بہت ذہین اور چالاک ہے، یہ تمہیں میں بار بار کہتا ہوں۔ تم نے میری ایک بات نہیں سنی، اب بھگتنا سب کو پڑے گا۔ مانتا ہوں مجھ سے بھی بڑی غلطی ہوئی ہے، شوین کے معاملے الگ پھنسے ہیں، لیکن اب سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ یہ لڑکی کیا واقعی سے جانتی تھی پہلے یا دوران نے اب یہ ساری کہانی گھڑی ہے؟ بروس نے تھوڑی سے ہلاتے ہوئے آنکھیں چندی کیے۔ جانتی تھی یا نہیں جانتی تھی، یہ لڑکی تمہیں ضرور پہچانتی ہے کہ تم نے اسے دوران کے پاس بھیجا تھا۔ ہاروی نے دانت پیسے۔ بات کرو شوین سے، وہ کسی صورت اس کو یہاں سے نکلنے نہ دے۔ کیا کر رہا ہے وہ؟ کہاں اس کی پاور؟ دوران دھندلاتا پھر رہا ہے۔ شوین کچھ نہیں کر سکتا۔ پولیس بہت الرٹ ہے آج کل اور ہر جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ وہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہے۔ ہاروی کا لہجہ تلخ تھا۔ تو پھر اب کیا؟ اب کہ وہ نکل جائے گا امریکہ کے لیے۔ دیکھا نہیں کیسے سیکورٹی مانگ لی ہے اس نے؟ ہاتھ کا اشارہ پھر سے سکرین کی طرف کیا جہاں دوران مائک تھامے کچھ بول رہا تھا۔ ہاروی ایک جھٹکے سے صوفے پر سے اٹھا اور کمر پر ہاتھ دھرے پریشان لہجے میں بتایا، اب ہمیں دوران کو یہ شو کروانا ہے کہ ہم اس سارے معاملے میں سے انجان ہیں۔ بالکل نارمل انداز میں سے کال کرو اور کہو کہ فلم کی شوٹنگ کے لیے کب سے آ رہا ہے۔ ہاروی نے گہری سانس لیتے بروس کو اپنے اگلے لاہے عمل کے بارے میں ہدایت دی۔ بروس نے کچھ بولنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، لب کھولے۔ چپ! اب کچھ بھی تمہارے مشورے پر نہیں ہوگا، سب میرے مشورے پر ہوگا۔ جو میں کہوں گا تم وہی کرو گے، زیادہ ہوشیاری مت دکھانا۔ ہاروی کے گھورنے پر وہ لب بھیجے سر ہلا گیا، گہری سانس لی اور بوتل کو اٹھائے آب آتش پھر سے گلاس میں انڈیل دیا۔ چڑھتی شام کی شربتی ٹھنڈی شعائیں برولی ہلز کی خوبصورتی کو دوبالا کیے ہوئے تھے۔ مضافات میں سبز گھاس میں لپٹے چھوٹے بڑے پہاڑ اور کانچ جیسے خوبصورت گھر۔ وہ گاڑی کی کھڑکی کے شیشے سے پار متواتر باہر کے نظارے کو دیکھ رہی تھی۔ سفید ڈھیلی سی شرٹ کے نیچے ہلکے مسٹرڈ رنگ کی پیروں کو چھوٹی سکرٹ زیب تن کیے، بال جو ابھی تک سیدھے تھے کندھوں سے نیچے دائیں بائیں بازو کو چوم رہے تھے۔ گندمی زرد ہوتے گالوں والا چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے عاری تھا۔ آنکھوں کی سفید پتلیاں شفاف تھیں اور پتلیوں کے مرکز میں گزرتے ہر منظر کا عکس ابھرا ہوا تھا۔ امریکہ کی ٹھنڈک گرم کار میں بھی اس کے ناک کو ہلکا سا گلال کیے ہوئے تھی۔ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر دھرے وہ اس وقت گاڑی کی پچھلی رسی پر دوران کے برابر میں بیٹھی تھی۔ دوران مہندی رنگ لیدر جیکٹ کے نیچے گول گلے والی شرٹ پہنے ہلکے سے بکھرے بالوں سمیت سر جھکائے موبائل سکرین پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ ایک ہاتھ میں موبائل تھام رکھا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ دھیرے سے لبوں کے نیچے تھوڑی کو پرسوچ انداز میں سہلا رہا تھا۔ وہ لوگ چائنا سے باحفاظت امریکہ پہنچ گئے تھے، لیکن اب یہاں اس کو دوران ملائس کی سیکیورٹی
جوئی کے مطابق سیٹ کرنا تھی۔ سیاہ کوٹ کی لینڈ کروزر اب سست روی سے دوران بلاس کے گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اٹل اب ان کے ساتھ نہیں تھا، وہ فلائٹ سے اتر کے اپنے فلیٹ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ جوئی کی آنکھیں پوری اوپر اٹھی تھی، جس میں اب دوران بلاس کا عکس چمک رہا تھا۔ یہ گھر نئے خوابوں کا محل تھا، جو اس وقت سے اپنی خوبصورتی کے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی ہو چکی تھی، گارڈز گاڑی کے دونوں اطراف کے دروازے کھول رہے تھے۔ اس کے اطراف کا دروازہ کھولے گارڈ اس کے نکلنے کا منتظر تھا، جبکہ وہ تو ہوش بہتی تھی۔ اس کے یوں منجمد ہو جانے میں حیرت، جھجک، بے یقینی سب شامل تھی۔ جوئی، باہر کیوں نہیں نکل رہی آپ؟ دوران نے ہلکا سا جھک کر گاڑی میں جھانکا۔ وہ بھوئیں اوپر اٹھائے حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ جوئی خفقت سے سپٹائی، پھر آہستگی سے گاڑی کے دروازے کا سہارا لیتے ہوئے باہر نکلی۔ ویلکم ہوم سر۔ کتنے ہی ملازمین ایک مخصوص وردی میں ملبوس ہاتھ باندھے ایک قطار میں کھڑے تھے اور دوران کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے ویلکم کر رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دوران کے پیچھے چل رہی تھی۔ سر ہر درجہ جھکائے عجیب سے احساس سے دوچار تھی۔ پورچ سے آگے مین دروازے میں داخل ہوتے راہداری میں دائیں اور بائیں لگی پینٹنگز کو نگاہیں اٹھائے دیکھتی وہ ان دوران کے پیچھے اب لانچ میں داخل ہو چکی تھی۔ ویلکم ہوم، ملک اسفند کی آواز تھی۔ دوران نے چونک کر موبائل پر سے نگاہ اٹھائی۔ لانچ میں اسفند ملک صوفے کے پاس کھڑے تھے، جبکہ روبی آنکھوں کے پتلے کو سکوڑے دوران کے پیچھے کھڑی جوئی کو دیکھ رہی تھی۔ اسفند ملک آگے ہو کر بڑے پرجوش انداز میں دوران سے بغل گیر ہوئے۔ کیسے ہیں آپ؟ ان کی گرم جوشی کے بالکل برعکس پھیکا سا لہجہ تھا، بے تاثر چہرہ۔ اسفند ملک اسے کندھوں سے تھامے ہوئے پیچھے ہوئے۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ کنکیوں سے جوئی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ لہجہ اب بھی خوشگوار تھا۔ دوران کی مسلسل توجہ موبائل کی طرف مبذول تھی۔ ویلکم ہوم سر۔ روزین پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے جائے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ دوران نے روزین کے آتے ہی موبائل پر سے توجہ ختم کی، سر اوپر اٹھایا، موبائل کو جیب میں رکھتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ جوئی کی طرف کیا۔ میم کو ان کے کمرے میں لے جائیں۔ بڑے متوازن لہجے میں حکم صادر کیا۔ وہ بنا جوئی کی طرف دیکھتے تیز تیز قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا چکا تھا۔ میم کم۔ روزین نے محبت بھری مسکان کے ساتھ میٹھے لہجے میں سے اپنے سنگ چلنے کا کہا، جو دوران کے پشت کو دیکھ رہی تھی۔ روزین کے پکارنے پر وہ ہلکا سا چونکی اور پھر اس کی تلقین میں قدم آگے بڑھائے۔ رکو لڑکی! روبی کی تیکھی آواز میں تلخی کا عنصر واضح محسوس کیا جا سکتا تھا۔ جوئی کے بڑھتے قدم رکے تھے، ساتھ ہی روبی کی طرف نگاہ اٹھائی۔ وہ صوفے کے دونوں بازو پر وزن ڈالتے ہوئے بڑے انداز میں اٹھی تھی۔ ہلکی گلابی رنگ کے ڈھیلے سے گھٹنے تک آتے کرتے کے نیچے وہ جینز پہنے ہوئی تھی، میک اپ سے اٹا مغرور چہرہ، ہلکی سنہری رنگ زدہ بال، دودھ جیسی چمکتی رنگت۔ وہ جدید طرز کے ہر فیشن سے لے خوبصورت عورت تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ تھیکی سی آواز سے گھورتی وہ جوئی کا مکمل جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ انداز میں حقارت جیسا احساس بھی تھا۔ جوئی، آہستہ سے جواب دیا۔ ملک اسفند ہنوز وہیں کھڑے تھے۔ ہاں، پوری توجہ اب جوئی اور روبی کی طرف تھی۔ یہ کیسا نام ہوا عجیب سا؟ خیر تم سے بہت میچ کرتا ہے۔ پاکستان سے ہو؟ خراٹ لہجہ اور چہرے کا کچاؤ اس کی نفرت کا خماس تھا۔ اس کی چپتے نگاہیں جوئی بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ کراچی، گھٹنے سی آواز میں مختصر جواب دیا۔ روزین جو ہاتھ باندھے کھڑی تھی، چوری نگاہیں اٹھائے روبی کے انداز کو جانچ رہی تھی۔ اردو سمجھنے سے تو قاصر تھی، ہاں البتہ اتنا ضرور سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ جوئی کو پریشان کر رہی ہے۔ جوئی کے جواب پر روبی کا پرسوچ ہنکار ابھرا۔ میم سوری ٹو سے، دوران سر نے ان کو روم میں لے جانے کا کہا ہے۔ اس کے بعد مجھے ڈنر سرو کرنا ہے۔ کائنڈلی آپ روم میں بات چیت کر لیجیے گا۔ روزین جوئی کی ہچکچاہٹ اور روبی کی تلخی بخوبی سمجھ چکی تھی۔ بڑے تحمل مزاج انداز میں اس نے روبی سے اس کی جان چھڑوائی۔ روبی بدمزہ کی صورت کے ساتھ لب بھیجے سر ہلا کر رہ گئی۔ میم چلیے پلیز، اوپر ہے آپ کا کمرہ۔ روزین نے مسکراتے ہوئے اس نے چلنے کا کہا۔ روبی کی چھتی نگاہوں سے گڑبڑاتے ہوئے اس نے جلدی سے روزین کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ لانچ کے وسط سے چڑھتے زینے کے پاس لگی لفٹ کے پاس جا کر روزین رکی اور پھر مسکراتے ہوئے مڑی۔ میم چلیے۔ شیشے کی دیواروں والی لفٹ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ اس کے اندر داخل ہونے کے بعد روزین نے لفٹ میں قدم رکھے اور لفٹ نرم روئی سے اوپر چڑھنے لگی۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں لفٹ رکی تھی اور دروازہ نرماہٹ سے دوبارہ کھل گیا۔ شیشے کی طرح چمچماتا سفید فرش اور لانچ سے آگے چھوٹی سی راہداری میں کمرے کے گہرے بھورے رنگ کے دروازے تھے۔ روبی اب ایک دروازے کے آگے رک کر اس کے ہتھے پر ہاتھ رکھے اس کے وہاں تک پہنچنے کی منتظر تھی۔ جوئی کے سامنے پہنچتے اس نے مسکراتے ہوئے دروازے کو کھولا۔ سفید اور ہلکے میرون رنگ کے امتیاز لیجیے کمرہ رینوویشن کرنے والے کے اعلیٰ ذوق کی عکاسی کر رہا تھا۔ میم سر کے کہنے کے مطابق کمرے میں آپ کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو، آپ روم انٹرکام یوز کر سکتی ہیں، یہ میرے آفس سے ملحق ہے۔ روزین ہاتھ باندھے بڑے مؤدب لہجے میں اسے تمام معلومات دے رہی تھی۔ جوئی نے آہستگی سے مسکراتے ہوئے سر کو استثناء میں جنش دینے پر اتفاق کیا۔
میم کچھ دیر میں ڈنر ریڈی ہو جائے گا، اب فریش ہو جائیں۔ روزین مڑتے ہوئے رک کر اسے پھر سے لانچ کے بارے میں آگاہ کرنے کے بعد اب بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھا چکی تھی، جو انہیں تحیر زدہ آنکھوں کو کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دوڑایا تھا۔ سفید چادر، میرون کشن والا وسیع گد بیڈ، ایک دیوار میں نصب شیشے کی کھڑکی اور دوسری دیوار میں شاید سلائڈنگ ڈور بالکونی کا تھا۔ بے اختیار قدم بالکونی کی طرف بڑھائے تھے، شیشے کے بنے سلائڈ دروازے پر ہاتھ رکھے، نرماہٹ سے اس نے دروازے کو بائیں طرف سرکایا۔ یہ بستا ہواؤں کے جھونکے نے ایسا مقدم کیا کہ کندھوں سے آگے بال پیچھے کے رخ اڑنے لگے۔ بالکونی دلکش کمرے کا حسین حصہ ثابت ہوئی تھی اور سامنے کا نظارہ دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ ارے پگلی، پل بھر کو یہ سوچے ہمارے چھوٹے سے کمرے کا فلیٹ کی گندی سی بالکونی نہیں ہے، یہ تو ایک بہت ہی بڑے بنگلے کا حسین ٹیرس ہے۔ ایک طرف جھولا لٹک رہا ہے اور ایک طرف میز پر مشروب سجے ہیں، ماربل کا کان جیسا سفید فرش ہے اور سامنے یہ گندا سے میدان نہیں، ایک سمندر ہے، اور نیچے یہ میلی کچیلی پان کی دکانیں نہیں بلکہ سوئمنگ پول ہے۔ اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ ذہن میں گونج رہے تھے اور وہ ساکن اس حسین منظر کو تاک رہی تھی جو اس کے خواب کی حقیقت تھا۔ اچانک نیچے موجود سوئمنگ پول سے آتی چھپاک کی آواز پر چونک کر نگاہیں جھکائی۔ دوران نیلے شفاف پانی میں تیراکی کر رہا تھا۔ اف، اتنی ٹھنڈ میں! حیرت سے منہ کھل گیا۔ سوئمنگ پول کے نچلے شفاف تالاب کے کونوں سے ٹھنڈی بھاپ اڑتے پانی میں وہ بڑی مہارت سے تیراکی کرنے میں مصروف تھا۔ پول کے قریب وردی میں ملبوس ملازم ہاتھ میں سفید رنگ کا ٹاول گاؤن تھامے سر جھکائے کھڑا تھا۔ پول کے پاس سفید رنگ کے بینچ لگے تھے۔ وہ یوں ہی ٹھکتی باندھے اسے شفاف پانی میں الٹا تیرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ بازو پانی میں چپاکی کی طرح چلاتا اچانک سیدھا ہوا۔ دوران کی نظریں یکلخت ٹیرس کی ریلنگ تھامے کھڑی جوئی پہ پڑی۔ ایک سیکنڈ کے بارویں حصے میں وہ سکرا کر پیچھے ہوئی۔ جاری۔ رک جائے رک جائے رک جائے! آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔